दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 10। इसका टॉपिक क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है गाइस? देखो, इट इज क्वाइट सिंपल। जो रिसोर्सेस है हमारे एनवायरनमेंट में, रिसोर्स मतलब जो भी चीज हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम द नेचर। अब रिसोर्स सब जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्या उनका? नो, कहीं पे ज्यादा रिसोर्स मिल सकते, कहीं पे कम रिसोर्स मिल सकते, तो उसको प्लान करना पड़ेगा हमको। प्लान मतलब, अब सपोज इंडिया का हमने एक ही रीजन को डेवलप करते गए, सपोज मुंबई को हम डेवलप ही करते गए, बट जो नॉर्मली उसके आसपास का एंटायर इंडिया है वो पुअर रह गया, तो ये प्रॉपर वे में डेवलपमेंट बोलेगा क्या हम लोग इसको? नो। देयरफॉर देयर मस्ट बी प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस। देखो फॉर एग्जांपल के लिए स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इनके पास क्या है? आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। इनके पास मिनरल्स बहुत ज्यादा है और कोल डिपॉजिट भी बहुत ज्यादा है हमारे तीन स्टेट के पास। फर्स्ट में कौन है? झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। कौन से स्टूडेंट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से देख रहे हैं वीडियोस, नीचे कमेंट करो। इनके पास क्या है? मिनरल्स प्लस कोल। किसके पास है? तीनों स्टेट के पास है। अब नेक्स्ट देखो, अरुणाचल प्रदेश है एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में आएगा इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? बहुत सारे रिवर्स एंड रिसोर्सेज है। वाटर, वहां पे वाटर की कोई कमी नहीं है बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, बट वहां पे डेवलपमेंट कम है बिकॉज हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना, वो लोग डेवलप नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिए। बट दिस गवर्नमेंट, हमारी अभी की गवर्नमेंट, यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं एंड नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो गेनिंग डेवलपमेंट। जो भी अरुणाचल वाले बताएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान इज वेरी वेल एंडेव्ड इन सोलर पावर। देखो यहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत मिलेगी राजस्थान में। क्यों? बिकॉज राजस्थान में सनलाइट बहुत अबेंडेंटली मिलता है और विंड भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो ये सोलर पावर और विंड पावर जनरेट कर सकते हैं राजस्थान। बट यहाँ पानी नहीं है, बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। देखो इनके पास में वाटर बहुत ज्यादा है, इनके पास वाटर नहीं है, बट यहाँ की अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की और यहाँ से वाटर यहाँ पे लाए तो दोनों भी सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन सी स्टेट्स है, कौन सी जगह है, कौन से लोकेशंस है जहां पे रिसोर्स का मिसमैच है। नेक्स्ट एग्जांपल, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये तो पहले की बात थी ना, अब तो इंटरनेट आ गया, कोई आइसोलेशन नहीं है। बट जो कोल्ड डेजर्ट है, डेजर्ट में ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो इट विल बी आइसोलेटेड, मतलब कंट्री से दूर है, वहां सब रोज लोग जा सकते हैं क्या? नो। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। वहां पे कल्चर बहुत अच्छा है, बुद्धिस्ट कल्चर इन लद्दाख, and is deficient in water infrastructure and some vital minerals। अब देखो लद्दाख में हमको ये कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, यहाँ पे कल्चर अच्छा है, बट डेजर्ट बिकॉज इट इज डेजर्ट एरिया, वो आइसोलेटेड है और यहाँ पे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज भी कम है। अब हमको मिनरल्स ज्यादा कहाँ मिले थे? एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ के मिनरल्स अगर हमने यहाँ भी सप्लाई कर दिए, सो बोथ द स्टेट्स विल ग्रो टुगेदर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स प्लानिंग। मतलब रिसोर्स का मिसमैच को हम लोग को क्या करना है? नील करना है, मिनिमम करना है। ये समझ गया सभी को? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। यस, प्लानिंग हमने देख लिया, इसको इंडिया में कैसा इंप्लीमेंट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होती कैसी है? जैसे देखो, अगर सपोज कल एग्जाम है तो हम प्लान क्या करेंगे? पढ़े तो पढ़ेंगे ही नहीं, है ना? 5 दिन बाद एग्जाम है, अभी से कौन पढ़ेगा सर? 5 दिन है अभी तो, अभी करते 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 1 दिन आ गया। हम क्या खोलेंगे? बुक खोलेंगे। अच्छा 5 चैप्टर है ना, ये तो 10 मिनट में हो जाएंगे, 5 घंटे में हो जाएंगे। अभी तो सुबह के 12 ही बज रहे, 6 बजे से पढ़ेंगे। स्नैप, इंस्टा चलो अपना, 6 बज गए, अरे यार अभी तो तुम बुक ही नहीं खोला। फ्रेंड को फोन लगाएंगे, हेलो तेरा कितना हुआ? बोलेंगे मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर से बुक बंद कर दिए। ऐसा करते करते 12 बज गए रात के, 7 बजे पेपर है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, हम प्लान क्या करेंगे फिर? अच्छा ये फर्स्ट चैप्टर इजी है, सेकंड वाला इजी है, फर्स्ट सेकंड जल्दी कर लेंगे, सेकंड थर्ड सामने के जो हार्ड वाले उसको बाद में करेंगे। ऐसा हम प्लानिंग करते, पढ़ाई कैसा करना है। सिमिलरली जो रिसोर्सेज है हमारे इंडिया में, उसको भी तो प्लान करना पड़ेगा ना, उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है देखते। फर्स्ट स्टेप क्या है उसकी? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे कौन से रीजन में कौन से रिसोर्सेज है। देखो फॉर एग्जांपल ये लिथियम सर्च है, अभी सब न्यूज में देखे होंगे, लिथियम आयन बैटरीज होती है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होती है ना, एंड मोबाइल फोन्स, या जो भी जहां पे बैटरी लगती है वहां पे लिथियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सबसे ज्यादा लिथियम किसके पास है? चाइना के पास। चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम, बट इंडिया को भी रिजर्व्स मिल गए। बट ऐसा हुआ क्या कि लिथियम ने खुद ही आके बोल दिया लो भाई मैं भी हूं, मेरा भी यूज कर लो? नहीं, लिथियम को पहले सर्च करना पड़ा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले क्या करना पड़ेगा? हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिसोर्सेज मिलेंगे कहाँ पे, फिर क्या करेंगे? उसको सर्वे करेंगे।
सर्वे मतलब हम लोग जाके वहां पे चेक करेंगे कौन सा रिसोर्स मिल सकता। नेक्स्ट है मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। मतलब अब देखो, पहले हमने सर्वे कर ली, वो एरिया में जाके घूम लिए, वहां पे क्या क्या मिलेगा। मैपिंग मतलब अब सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं, जहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है वहां मैप करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटेटिव मतलब अब लिथियम तो मिला पर लो क्वालिटी का लिथियम है, मतलब उसको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव मतलब कितने अमाउंट में लिथियम वहां प्रेजेंट है एग्जाम्पल के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। और मेजर करेंगे उसको, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, मतलब सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे, नेक्स्ट उसको सर्वे करेंगे, थर्ड क्वालिटी कैसी है वो देखेंगे और उसको गिनेंगे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये लिथियम हमने किए थे। देखो कहाँ कहाँ में, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, ये सब जगह किसकी लिथियम की हमने इंडियन गवर्नमेंट ने सर्च शुरू रखे थे। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ appropriate technology, skill and institution set up for implementing resource development। अब सपोज देखो हमने वहां पे सर्च तो कर लिए, बट इंस्टीट्यूशन लगेंगे ना, उसको प्लानिंग बराबर करना पड़ेगा, वो रिसोर्स बाहर निकालने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा और लोगों को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। विदाउट टेक्नोलॉजी, जैसा अरब वर्ल्ड में हमने देखे, अरब में वहां पे ऑयल तो था बट उसको लोग कीचड़ समझते थे, बट जैसे यूएसए ने बताया कि इट इज नॉट कीचड़ इट इज ऑयल, तो सब लोग रीच हो गए वहां के। तो सिमिलरली लिथियम तो हमको मिल गया, बट उसको निकालने की टेक्नोलॉजी, स्किल एंड मैन पावर ये भी हमारे पास होना ना। तो यस, नेक्स्ट है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिथियम तो यहाँ हमको मिल गया जम्मू कश्मीर के एरिया में, तो पूरे हमारे नेशनल के जितने भी मनी है सब वहीं पे लगा दो, तो ऐसा फिजिबल होगा क्या? पूरी मनी वहां पे स्पेंड कर दो तो दूसरे नेशन को देखो ही मत, तो ऐसा नहीं होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ में उसको क्या करना पड़ेगा? मैच। तो ये 3 स्टेप समझ में ही, सिंपल स्टेप है। पहले तो उसको देखेंगे कहाँ पे रिसोर्स है, उसको मैप करेंगे, सर्वे करेंगे, फाइंड कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमको रिसोर्स मिल गया। लिथियम हमको कहाँ पे मिला है गाइस? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। मैप कर लिए उसको, फिर मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा और फिर उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो हमको लिथियम मिला, हम उससे क्या बनाएंगे? ईवी। दिस इज द ओर ऑफ लिथियम। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होगा एंड मोबाइल में यूज होगा। दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग ऑफ रिसोर्स। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो प्रॉब्लम क्या आती, कोई कोई कंट्री रिसोर्स रिच रहती है, कोई सपोज फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट वहां पे डेवलपमेंट कम है। बिहार रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट डेवलपमेंट कम है, ऐसा क्यों हुआ? और कोई ऐसे रीजन है जहाँ पे रिसोर्सेज मिलते ही नहीं बट डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा है। देयर इज मिसमैच इन डेवलपमेंट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, there are regions in our country that are rich in resources but these are included in the economically backward region। सबसे पहले था backward word, I don't like this word। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब उनके पास में पैसे कम है। अब यहाँ क्वेश्चन गिवन है, ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? अब देखो उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा, ध्यान दो। दिस इज आवर इंडिया, इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर। देखते हैं उसका मतलब क्या होता। देखो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये जो पूरा बेल्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज रेड बेल्ट। ये कैसे करते? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये पूरे बेल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेड बेल्ट। इसका मतलब क्या होता देखते हो? मतलब दिस इज नक्सलाइट एरिया, यहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है। नक्सलिज्म मतलब क्या होता? जो ये फॉलो किसको करते हैं? माओ को। दिस आर फॉलोअर ऑफ, नॉर्मली दे आर फॉलोअर ऑफ माओ। माओ कौन था? चाइनीज प्रेसिडेंट। चाइनीज प्रेसिडेंट मतलब ये लोग लेफ्ट के लोग हैं, लेफ्ट। ये हम लोग देखेंगे जब हम पॉलिटिकल पार्टीज जब हम डिस्कस करेंगे ना, तब देखेंगे। इन शॉर्ट ये जो जितना पूरा एरिया ये लोगों ने कैप्चर करके रखे, मतलब कैसा कैप्चर? मतलब वहां पे उनकी गवर्नमेंट नहीं है बट वो लोग गवर्नमेंट को फंक्शन भी नहीं करने देते। वो लोग क्या करते? वहां पे जो पुअर पीपल है उनके पास जाते एंड वो लोग इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ में काम करने बोलते। यहाँ पे बहुत बार न्यूज में भी आता होगा कि इन दिस एरियाज आर्मी और नक्सलाइट पीपल ऑलवेज क्या करते? झगड़ा करते रहते। आर्मी को भी ये लोग मारेंगे, इंडिया के लोग है बट दे किल इंडियन आर्मी। देखो कितना खराब है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए? जो लेफ्ट के लोग हैं ना, चाइनीज प्रेसिडेंट को फॉलो करने वाले इंडिया के लोग वहीं पे क्यों बसे? बिकॉज दिस एंटायर रीजन ऑफ इंडिया इज मिनरल रिच, है ना। देखो ये यहाँ पे नक्सलिज्म है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है, सब जगह बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। मतलब ये इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उनको इंडिया को ऊपर नहीं आने देना है। देयरफॉर उन्होंने ये पूरे पार्ट पे, चाइना ने अपनी एक इनडायरेक्ट वहां पे गवर्नमेंट बना के रखा है।
ऐसा कैसा सर, ये लोग कैसी गवर्नमेंट, चाइनीज लोग यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट बनाएंगे, बना सकते। उन्होंने क्या किए, पुअर पीपल को पुअर रखे, उनके अंदर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ में पूरे न्यूज डाल दिए, उनको ब्रेन वॉश कर दिए। नाउ दिस पुअर पीपल आर टेकिंग अप गन्स। तो ये देखो, ये सिंबल किसका है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, तुम लोगों ने पढ़े भी होंगे। ये चीफ मिनिस्टर है, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। ये सीताराम येचुरी, हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। और ये सब किसको फॉलो करते, माओ को, नॉर्मली माओ को फॉलो करते हैं, बट देर आर सम डिफरेंसेस। तो ये है माओ, चाइनीज प्रेसिडेंट। मतलब सीपीआई, जहां पे भी सीपीआई लेफ्ट दिखा, दे फॉलो माओ एंड दे प्रोटेक्ट दिस लेफ्ट कॉरिडोर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को यहाँ के मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं करने देना है। जैसे ही लोग यहाँ से हट गए तो एंटायर रीजन, यहाँ से हम लोग मिनरल्स निकालेंगे एंड दिस रीजन विल गेट रिच। ये रीजन रिच हुआ तो इंडिया भी रिच हो जाएगा, इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। वही उनको नहीं होने देना है चाइनीज लोगों को। देयरफॉर दे यूज दिस पीपल टू यहाँ की डेवलपमेंट रुकाने के लिए। अब ये लोग ऐसा कर सकते सर, अच्छा ठीक है, चाइना ने ये लोगों को अपॉइंट कर दिया, इनको पैसे दे दिया, ये सब लोगों को यहाँ की डेवलपमेंट रुकाने के लिए। अब उनके पास एक और शील्ड है, दे आर कॉल्ड एज अर्बन नक्सल्स। ये भी तुम लोगों ने टर्म कभी ना कभी सुने होंगे, अर्बन नक्सल। नक्सलवाड़ी एक, दिस इज विलेज इन वेस्ट बंगाल, यहीं से मूवमेंट शुरू हुई थी। वेस्ट बंगाल का एक विलेज है नक्सल, तो वहां से मूवमेंट शुरू हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया अर्बन। अर्बन मतलब अर्बन पीपल, नक्सल मतलब नक्सलाइट मतलब जो लेफ्ट के लोग हैं। अब ये लोग तुमको कहाँ कहाँ मिलेंगे, अब ऐसे इन लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग पॉलिटिक्स में भी है। ये हमने देखे, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, ये सीपीआई के हेड, ये बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये सब लोग पॉलिटिक्स में भी है, टीचर्स भी है, लेक्चरर्स भी है, रिसर्चर भी है, राइटर भी है, एक्टर भी है। तो ऑल दिस पीपल, लॉयर भी मिल जाएंगे, सब लोग इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इनके पैसे आ रहे हैं चाइना से, इसीलिए ये जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन, सरप्राइजिंगली दिस रीजन इज बैकवर्ड। वाई, महाराष्ट्र में थोड़े से पार्ट में, क्यों, इसीलिए दिस एंटायर ज्यादा डार्क दिख रहा ना, ये रीजन सबसे ज्यादा बैकवर्ड है इंडिया में, बिकॉज ऑफ दिस रेड टेरर। अभी रेड टेरर को खत्म कैसा करेंगे, जब हम लोग नक्सलिज्म खत्म करेंगे। सीपीआई पार्टी वालों ने थोड़ा इंडिया की तरफ भी ध्यान देने को ना, देयरफॉर सम रीजन्स इन इंडिया आर डेवलप्ड एंड सम रीजन्स लैक बिहाइंड। ये उसका एक एग्जांपल है। सिमिलरली एग्जांपल हम यहाँ के जीएनके टेररिज्म का भी दे सकते हैं। समझ गया, तो ये इसका आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट, हाँ अब देखो, जो कॉलोनाइजर्स थे ना इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स आए थे, अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखते क्या है, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन कंट्रीज कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर दिस फॉरेन इन्वेडर्स। अब वो लोग कभी भी, कोई भी रिच के घर में चोरी होगी ना, तो इंडिया वॉज रिच एज कंपेयर टू ब्रिटेन एट दैट टाइम। तो इसीलिए तो वो सब यूरोपियन लोग इंडिया में आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे, पैसे के लिए। नेक्स्ट, दे हैव हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज। मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, किनके पास, ब्रिटिशर्स के पास, इसीलिए वो हम लोगों को कॉलोनाइज कर पाए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। देखो, इंडिया सबसे रिच कंट्री थी ना, अब रिच कंट्री के पास में रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे तो टेक्नोलॉजी भी ज्यादा होंगी। बट हमारे जो लोग थे, दे वेयर फॉलोइंग वेदास, पुराण्स, वहां पे कहीं भी लिखा नहीं है कि दूसरों को जाके एक्सप्लॉइट करो। देयरफॉर हम लोगों ने हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो टेक्नोलॉजी थे, उसके हमने कभी भी मिस यूज नहीं करे, इंडियन लोगों ने आज तक नहीं कर रहे। बट दिस पीपल, जो फॉरेन कंट्रीज है, वो लोगों का काम ऐसा नहीं था। वो लोग जाके दूसरे कंट्रीज में क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे और इन्वेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई कंट्री के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे कंट्री पे क्या कर सकती, इन्वेट कर सकती। वो इंडिया के साथ हुआ। अब उन्होंने क्या कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया सुप्रीमेसी, बिकॉज सबसे मेन रीजन क्या था उनके पास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इंडिया में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था इन द ओल्डन टाइम्स एज कंपेयर टू अनदर कंट्रीज, बट हमने कभी भी उसका मिसयूज नहीं करे। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द ability of resources, availability of resources, but also the technology, quality of human resource and the historical experiences। देखो यहाँ पे ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अच्छा, ये क्या हुआ सर, जब रिसोर्स अवेलेबल रहेगा तभी तो इंडियन लोग उसको यूज करेंगे ना, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, ऑल्सो टेक्नोलॉजी, मतलब उसको निकालने के, जैसे हमने लिथियम का एग्जांपल देखे, लिथियम को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करे ना, उसके लिए टेक्नोलॉजी लगने वाली है। एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अगर इंडिया के लोगों ने पढ़ाई करे ही नहीं, किसी ने, सब लोग ऐसे मोबाइल यूज करते बैठ गए, किसी ने पढ़ाई नहीं किया, किसी को ABCD भी नहीं आती, 1 2 3 4 भी नहीं आता, पढ़ते लिखते भी नहीं आता, तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएगी इंडिया की,
लो हो जाएगी, इसीलिए लिटरेसी हमको क्या करना है, बढ़ाना है। एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, मतलब क्या होता, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस अगर हमने नहीं करे तो फिर से कोई कंट्री आएगी हमको फिर से कॉलोनाइज कर देगी, तो हिस्ट्री हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखो हिस्ट्री के लिए ये जो पीपल है ना, दिस आर पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, चेन्नई। कब के समय की बात है ये, ब्रिटिशर्स के समय की बात। हम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, वो सेम ऐसे होंगे आज से 200, 200, 250 ईयर्स अगो। तो यही हमारे एंसेस्टर्स है, पूर्वज है। अब एंसेस्टर्स की ऐसी हालत किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने। तुम लोगों के जो दादा परदादा थे वो भी ऐसे ही होंगे एक जमाने में, बट हम लोग आज वहां से आगे निकल गए। तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर हिस्ट्री। जो भी अरब इन्वेडर्स आए थे हमारे, मुगल्स एंड ब्रिटिश, ये हमको कभी भूलना नहीं है। जो भी इन्होंने यहाँ पे इंजस्टिस करे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को वी मस्ट नॉट फॉरगेट इन ऑर्डर टू डेवलप द रिसोर्सेज। चलो समझ गया। हम आते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अब हमने रिसोर्स निकलेंगे कैसा, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी क्या रहेंगी, ह्यूमन स्किल भी देख लिए। अब रिसोर्स कंजर्व करना पड़ेगा ना, नहीं तो रिसोर्स एक दिन पूरे खत्म हो जाएंगे। तो कंजर्व करना मतलब उसको बचा के रखना, सेव करना, सेविंग। कंजर्विंग मतलब सेविंग। देखते कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट। अच्छा हमको पता है डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स लगने वाला है, बट इरेशनल कंजम्पशन, इरेशनल नंबर्स नहीं है, इरेशनल कंजम्पशन है, मतलब बिना सोचे समझे उसको कंज्यूम कर लेना। जैसा अगर हमने ईवी ली है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, सपोज एक टाटा नेक्सॉन हमने खरीद लिए है ना। आप कैसे बनाएंगे नेक्सॉन, अरे यार ये तो क्या बन गया, टाटा नेक्सॉन बनाओ। यस, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर एक हमारा हीरो, अच्छे से बनाएंगे इसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके यहां से निकल गया मुंबई टू पुणे, है ना। अब इसके व्हीकल में बैटरी थी ओनली 20%, ओनली 20% बैटरी थी, और व्हीकल लेके निकल गया मुंबई से पुणे के लिए, विच इज क्वाइट फार। तो अब ये वहां पहुंच सकेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको रुक के चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी कार तो बीच में फॉरेस्ट में ही रुक जाएगी। इसको बोलते हैं इरेशनल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, मतलब बिना सोचे समझे रिसोर्स का कंजम्पशन करना। तो हमको वो करना पड़ेगा नहीं। एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज कर लेना। तो ओवर यूटिलाइजेशन वी मस्ट स्टॉप इट, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यस, अगर कोई इंसान ऐसे जो रिच पीपल है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को यूटिलाइज कर लिए, तो पुअर को मिलेंगे क्या, नहीं। द रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर, देयरफॉर हमको ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने को ना। तो यही गांधी जी ने बोले थे हमको, देखते देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी, एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। अब गांधी जी ने ये स्टेटमेंट जो दिए थे, मतलब ऐसे रिसोर्सेस, इंडिया के पास रिसोर्सेस है सबके लिए, बट अगर कोई ग्रीडी बन गया कोई इंसान तो उसके लिए रिसोर्सेस नहीं है। अगर कोई फ्यू रिच पीपल ग्रीडी बन गए तो पूरे पुअर पीपल के पास कोई रिसोर्स बचेगा क्या इंडिया में, नहीं बचेगा। देयरफॉर वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी। हमने वो उपनिषद में भी देखे थे, वही लिखा हुआ था। बट देखो गांधी जी का सेकंड साइड भी है। अब दिस इज द गोट ऑफ गांधी जी, सबको नेट पे सर्च करो मिलेगी गोट, ये फेमस गोट है बहुत गांधी जी के पास। गांधी जी इसी का मिल्क पीते थे। अब क्या था पता है क्या, ये गोट को रोज लक्स साबुन, दे यूज्ड टू यूज लक्स सोप फॉर बेदिंग दिस गोट। वो जमाने में इंडिया के हमने अभी पुअर पीपल देखे, सब लोग ऐसे थे इंडिया में, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। इनको क्या लक्स साबुन मिलती थी उस समय, वो तो पानी मिल गया बहुत बड़ी बात थी, खाना भी नहीं मिलता था, इसीलिए तो उनकी हालत देखो, इनके पास खाना नहीं था। बट गांधी जी की जो गोट थी वो लक्स साबुन से नहाती थी। एंड इतना ही नहीं, पर डे वो ₹10 का उसको फूड खिलाते थे। अब तुम लोग बोलेंगे सर 10 रुपए का तो फूड था, कौन सी बड़ी बात है। बट ड्यूरिंग दैट टाइम, जब ये समय की बात है जब एक टीचर की पूरी मंथ की सैलरी, मंथली सैलरी कितनी थी पता है, 10 रुपीज। एक इंसान की मंथली सैलरी जितनी थी ना, उसकी गांधी जी की जो गोट थी वो पर डे उतना फूड खाती थी। देखो गांधी जी वॉज पुअर, बट यहाँ तो एक्सप्लोटेशन हो रहा रिसोर्सेस का। 10 रुपए, अब देखो फॉर एग्जांपल आज टीचर की जो पेमेंट है 50,000 मान लो गवर्नमेंट टीचर की, चलो प्राइवेट स्कूल की कम से कम 20,000 तो है ना, 20 के तो सैलरी होगी। मतलब एक दिन में आज के हिसाब से गांधी जी की ये जो गोट है एक दिन में 20,000 का खाना खाती थी। तो गांधी जी ने जो खुद के वर्ड बोले थे उसी पे ध्यान देना था, मतलब ग्रीडी नहीं होने को ना पर्सन ने। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम गांधी जी में नहीं है, गोट में है। गोट ने खाना खाए ना, गांधी जी ने थोड़ी ना खाए। बोले गांधी जी को ब्लेम नहीं कर सकते, गोट को ब्लेम करो। तो यस, हमको क्या करना पड़ेगा, ओवर यूटिलाइजेशन हमको रुकाना पड़ेगा।
ओवर यूटिलाइज नहीं करना है, सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाओ, यस यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है हमारे एनसीईआरटी में। देखो फर्स्ट क्या गिवन है, इंटरनेशनल लेवल पे कब कब हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किए। फर्स्ट है 1968 में, इन 1968 क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम ने क्या बोला, वी मस्ट कंजर्व द रिसोर्स। बट 1968 से पहले 1000 ईयर्स को हमने अभी उपनिषद और पुराण में देखे, वहां तो हमको पहले से बोला था कि प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। हमारे जो इंडियन कल्चर है इट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट, बट इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम कब बोला था, क्लब ऑफ रोम ने, टू कंजर्व द रिसोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 1974 शूमाकर ने अपनी बुक निकाला, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, जितना रिसोर्स यूज करना है उतने करो, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है। फिर नेक्स्ट इन 1987 इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, फ्रंटलैंड कमीशन ने क्या रिपोर्ट निकाला, वहां पे फर्स्ट टाइम वर्ड यूज हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी हमने पढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सब लोग डेवलपमेंट भी करेंगे बट पॉवर्टी नहीं बढ़ने को ना, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी रहने को ना, और फ्यूचर जनरेशन को भी सोच के डेवलपमेंट करना है। ये किसने बोला, ब्रंटलैंड कमीशन। गाइस अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है, एमसीक्यू या मैच द फॉलोइंग, जो भी मैच द फॉलोइंग तो अब नहीं आते, बट इट कैन कम इन एमसीक्यू। यस, नेक्स्ट है, उन्होंने बुक भी निकाले इन्होंने, फिर इसका नाम रख दिया आवर कॉमन फ्यूचर। पब्लिश किए बुक किसने, ब्रंटलैंड कमीशन ने, कब, 1987 में। क्या बोले उन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सी बुक थी उनकी, आवर कॉमन फ्यूचर, हम सबका कॉमन फ्यूचर होगा ना जो भी वर्ल्ड में रह रहे। फिर नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़े अर्थ समिट, 1992 में अर्थ समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था गाइस बताओ, रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे, ब्राजील में। तो वहां पे उन्होंने एजेंडा 21 निकाले थे। यस, तो ये सब कुछ दिस आर सब एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन द इंटरनेशनल लेवल। अब इसके बाद का जो चैप्टर है विच इज लैंड रिसोर्सेज, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो।